फिजिक्स के वनडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने जाएंगे एनटीए पेपर 106 106 नंबर वाला पेपर। और जैसे जैसे एग्जाम की घड़ियां नजदीक आ रही है, आपकी दिलों की धड़कन भी ऊपर नीचे हो रही होगी दोस्तों। लेकिन घबराइए नहीं, सब कुछ बढ़िया होगा। आप अपनी हार्डवर्क पे भरोसा रखिए। चलिए, तो समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे शुरू करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। In hydrogen atom, the electron is moving around the nucleus with velocity 2.18 × 10⁶ in an orbit of radius 0.582 angstrom. The acceleration of the electron will be। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए। अब देखते हैं बच्चों इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है, मुझे पता है यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दैट वैल्यू इज v²/r। बच्चों, अगर वेलोसिटी नहीं गिवन होती तब भी आप n = 1 पे आपको वेलोसिटी याद होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यूज गिवन है आपको, v²/r वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। Next, question number 2. An alpha particle and a deuteron are moving with velocity v to v respectively. What will be the ratio of their de Broglie's wavelength? आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है अगर मैं हीलियम की बात करूं तो वो होता है 2He4, और ड्यूटेरियम की बात करूं, हैवी हाइड्रोजन, तो होता है 1He2। इसका मतलब जो लैम्डा होता है बेसिकली वो होता है P/H/P, H/P, राइट? अच्छा, मतलब H/mv। It means I can write lambda of alpha divided by lambda of deuterium is equals to mv of deuterium divided by mv of alpha, राइट? अब देखो मास कितना है इसका, है मास 2, वेलोसिटी कितनी है 2v गिवन है, इसका मास कितना है 4m और वेलोसिटी v गिवन है, तो 4mv से 4mv कैंसिल, मेरा आंसर आ गया 1:1। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर। Next, question number 3. A proton of mass m collides elastically with particle of unknown mass at rest. After the collision, the proton and the unknown particle are seen moving at an angle of 90 degree with respect to each other. The mass of the unknown particle is। आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
अब देखते हैं बच्चों सोल्यूशन। हमें याद है ये एक स्पेशल कंडीशन होती होगा, आपको याद हो, अगर कोई मास m हो और वो दूसरा मास m से कोलाइड कर रहा हो, ऑब्लिक कोलिजन, याद है ऑब्लिक कोलिजन। हाँ, तो अगर ये u स्पीड से मूव कर रहा हो, दोनों का मास सेम हो, तो ये दोनों 90 डिग्री में मूव करते हैं। हमेशा याद रखना स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, बिल्कुल स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मेरा मास कितना आना चाहिए, 1:1 आना चाहिए। मतलब लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि सॉल्व करके बता दो। अगर आपको नहीं याद है आंसर, मान लो ये कंडीशन आपको नहीं याद है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, 90 डिग्री में मूव करते हैं, ठीक। अगर आपको कंडीशन नहीं याद तो उन्होंने क्या गिवन है, देखो ये 90 डिग्री टोटल, तो ये आधा 45 आधा 45, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 45 ले लो। अब ध्यान से मैं मान लेता हूं ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये m1 m2 ठीक, ये मान लीजिए कैपिटल एम, ठीक है, और ये स्मॉल एम एज इट इज। अब आपको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। कितनी चीजें वेरिएबल है, 3 चीज वेरिएबल है। हमें v1 नहीं पता, हमें v2 नहीं पता सिमेट्री से आ जाएगा v1 = v2, पर मान लो चलो नहीं पता, तो v1 नहीं पता, v2 नहीं पता और कैपिटल M नहीं पता। वी नीड 3 इक्वेशंस। पहली कहां से आएगी, एक्स डायरेक्शन से। सो mu = mv1 cos 45 प्लस mv2 cos 45, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल आल्सो 0। इट मींस स्मॉल m into v2 sin 45 माइनस स्मॉल m into v sin 45, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता पड़ जाएगा ये m ऊपर चला गया। और एक इक्वेशन कहां से आएगी, इक्वेशन आएगी थर्ड, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट लगानी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो हो जाएगा v2 और ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी v2 माइनस v1, इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी ही नहीं, हाँ, v2 माइनस v1, तो यहाँ पे v1 माइनस 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय ये का वो वाला कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का, ये वाली वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना होगा, ये v cos 45 और u cos 45 ले लो, e वैल्यू 1 है, ठीक है। अब आप ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A body of mass m1 moving with a constant speed undergoes elastic head-on collision with a body of mass m2 initially at rest. The ratio of the kinetic energy of mass m1 after the collision to that before the collision. आपको बिफोर और आफ्टर की कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी निकालना है m1 के लिए। आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। देखो बच्चों, आसान बनाओ उस प्रॉब्लम को, ध्यान से देखना। मैं मान रहा हूं कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v1 है, फर्स्ट बॉडी की मान सकता हूं बिल्कुल। वो क्या पूछ रहे पता है, वो पूछ रहे हैं हाफ m u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m u2 स्क्वायर, u1 बाय v1 का यही पूछ रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएं बिल्कुल, तो इसको अपन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अरे ये तो मुझे पता ही, हटा वाला है इसको, मतलब दे आर आस्किंग u1 by v1 द होल स्क्वायर। खेला खत्म, खेला खत्म। ध्यान से देखो, तो आपको v1 का फॉर्मूला याद होगा, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2 टाइम्स m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। याद है ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कोलिजन के लिए इलास्टिक। अब u2 द रेस्ट पे, तो ये तो 0 हो गया, खेला ही खत्म।
ये हो जाएगा v1 बाय u1 इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या दोनों का स्क्वायर कर दो? क्या 10 सेकंड में आंसर ला सकते हो आप? नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एनटी ऑल सॉल्यूशन दिया है, देख लो, मजा आ जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच लगाओ और आनंद पाओ जिंदगी के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अ डिस्क रोटेट्स about its axis of symmetry in a horizontal plane at steady rate of 3.5 revolutions per second. A coin is placed at a distance of 1.25 centimeter from the axis of rotation, remains at rest on the disc. The coefficient of friction between the coin and the disc is, आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। चलो आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें बताएं कि फ्रीक्वेंसी गिवन है 3.5 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। ओमेगा निकाल लो, 2.2f तो कितना हो जाएगा 7 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब देखो एक्चुअली में जब ये घूम रहा होगा तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा होगा। कितना एक्सेलरेशन लग रहा होगा? ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। और ये एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? मात्र एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। सो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर इक्वल्स टू फ्रिक्शन। ये ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर ब्लॉक के ऊपर बैठता तो मैं सूडो फोर्स लेता, सूडो फोर्स बाहर, फ्रिक्शन फोर्स अंदर, ठीक है। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन अंदर, देयरफॉर फ्रिक्शन भी अंदर। तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू म्यू एम जी बाय एम, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। तो मेरा आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू म्यू जी। अब वैल्यू पुट कर दो बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। द करेक्ट आंसर for this question will be D option. Question number 6. Which of the following statement related to hysteresis loop is incorrect? आपका शुरू समय होता है 45 seconds. Fast. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। बच्चों जो लूप के अंदर का एरिया देता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देता है, एनर्जी हीट डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7. टू वेरीफाई ओम्स लॉ अ स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद टेस्ट रेजिस्टर RT, a high resistance R1, a small resistance R2, galvanometer G1 G2 and variable voltage source V. The correct circuit to carry out the experiment will be, आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। देखो बच्चों हमेशा याद रखना,
अगर मुझे किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वैल्यूज निकालना है तो मुझे पोटेंशियोमीटर को या फिर वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है और एमीटर को सीरीज में। ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो इसको मैं कैसे बनाता हूं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस लगा देता हूं शंट, ठीक है, और इसके सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देता हूं ऐसे, तो इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल रेजिस्टेंस है और ये लार्ज रेजिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, इन द सर्किट द वोल्टमीटर रीड्स 30 वोल्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। आसान प्रॉब्लम, 45 सेकेंड्स शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। देखो यहां पे कितना है, यहां पे 300 है, ठीक है। अच्छा लॉजिक 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 लॉजिक, बिल्कुल लॉजिक, प्योर लॉजिक, शुद्ध लॉजिक, मजेदार लॉजिक। यहां कितना है, 400 है, और ऊपर कितना है पता नहीं, ऊपर कितना है पता नहीं, वो निकालना है हमको आर, ठीक बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब उन्होंने बोला है कि जो टोटल पोटेंशियल है वो 60 वोल्ट है, ठीक है, और ये बोल रहा है इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी कितना गिर रहा है, 60 वोल्ट गिर रहा है, सॉरी 30 गिर रहा है, इसके ऊपर कितना 30। अगर इसके ऊपर पोटेंशियल 30 है तो क्या इसका पोटेंशियल भी 30 ही होगा। वोल्टमीटर क्या मेजर कर रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल। अगर इसके अक्रॉस 30 ड्रॉप हुआ है तो ध्यान से देखो ये 60 है, इसका मतलब इसके अक्रॉस भी 30 ही ड्रॉप हुआ होगा। बोलो 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 बोलो, सही बात। अब अगर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम आया है, इसका मतलब इसका इफेक्टिव, आपको ऐसा लग रहा है इसके इफेक्टिव के बराबर होगा। पोटेंशियल सेम तो I इंटू आर सेम, खेला खत्म। अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा, इसका सीरीज कितना होता है, 1/400 प्लस 1/r इस शुड बी इक्वल्स टू 1/30, 1/300, ये 300 है। चल तो कितना हो जाएगा, ये 1/r इक्वल्स टू 1/300 माइनस 1/400, कितना हो गया, 1200। खेल ही खत्म हो गया बच्चों, आंसर आ गया r equal to 1200. The correct answer is option A. Next problem. An EMF of 15 volt is applied in a circuit containing 500 inductance and 10 ohm resistance. The ratio of the current at t equal to infinity and t equal to 1 will be. आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। बच्चों याद रखना, एलआर सर्किट और आरसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। उसमें होता है आरसी सर्किट में Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ, और ये होता है I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ, वेयर टाउ वैल्यू इज नथिंग, इट इज R बाय L। वहां पे R इनटू C होता है, यहाँ पे R बाय L होता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, T इक्वल टू इंफिनिटी पे जो करंट होती है वो मैक्सिमम करंट होती है, और T इक्वल टू
2 सेकंड्स पे कितना जाएगा, t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 सेकंड पे करंट में मान लेता हूं I, ठीक है। अब ध्यान से देखो I इक्वल्स टू I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाय टाउ, मतलब 1 बाय l बाय r, इसको लिख दो r बाय l। r की वैल्यू कितनी है, r वैल्यू इज 10, तो हो जाएगा I नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस 10 बाय 5 दैट इज 2, ठीक है। तो कितना हो गया I इक्वल टू, ध्यान से देखो I इक्वल्स टू I नॉट, अब ऑप्शन देखो सब e टू द पावर 2 में है ना, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर। ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, सर खेल खत्म। तो देखो I नॉट बाय I की वैल्यू निकालता हूं, I नॉट बाय I इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा e स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर माइनस 1। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, I नॉट की मैक्सिमम वैल्यू टू द t इक्वल टू 1 पे वैल्यू e स्क्वायर डिवाइडेड बाय e स्क्वायर माइनस 1। The correct answer is option B. Next, question number 10. A straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in midair by uniform horizontal magnetic field B. The magnitude of B in Tesla will be. आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमें पता है अगर वो सस्पेंड हो रखा है हवा में तो दो फोर्स लग रहे होंगे, mg तो नीचे लग रहा होगा। अगर सस्पेंडेड है मतलब नेट फोर्स 0, इसका मतलब जो फोर्स लगना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का वो ऊपर लगना चाहिए, तो हो जाएगा mg इज इक्वल्स टू BIL, खत्म। BIL sin 90 लो क्योंकि 90 डिग्री गिवन है, हॉरिजॉन्टल फील्ड है, फील्ड हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो आपको पता पड़ जाएगा mg BIL आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है m गिवन है, सब कुछ गिवन है, 200 ग्राम को रख दो 200 बाय 1000, g की वैल्यू पता ही है, b की वैल्यू निकालना है, i की वैल्यू गिवन है 2 और लेंथ 1.5 मीटर। आप जैसे ही वैल्यूज पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 0.65। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अ मास ऑफ 1 kg carries a charge of 2 coulomb is accelerated through a potential of 1 volt. The velocity acquired by it will be. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जो मोमेंटम होता है क्या मैं उसको अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, राइट। ये वेलोसिटी ये पोटेंशियल, कंफ्यूज होता है, ठीक बात। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी पूछी हमने तो ये जाएगा 2q इंटू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट, दिस विल गिव यू स्पीड और वेलोसिटी। 2 इंटू चार्ज कितना है 2 कूलम, मास कितना है, पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट, और मास है 1 kg। My answer will be 2 meter per second. The correct answer is B option. Question number 12. The magnetic field in a traveling electromagnetic wave has a peak value of 20 nanotesla. The peak value of the electric field strength will be.
आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। बच्चों आपको पता है E इज इक्वल्स टू BC होता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने अपने फ्रेंड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रख रखा है, ताकि मुझे याद आया था कि ये फॉर्मूला इक्वल टू BC है, ठीक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो 20 क्या मैग्नेटिक फील्ड नैनो टेस्ला में गिवन, नैनो इंटू सी कितनी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो देखो ये कैंसिल होगा, 3 इंटू 2 6। द करेक्ट आंसर विल बी 6 वोल्ट पर मीटर, बी ऑप्शन। Question number 13. If a man weighs 90 kg on the surface of the earth, the height above the surface of the earth of radius r, where the weight is 30 kg, आपको मिलता है पूरे 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जो वेट है वो कितना हो गया, न्यू वेट, एपरेंट वेट विल बी 1/3 हो गया, 90 से 30 हो गया। इसका मतलब जो g डैश है क्या वो g/3 हो गया होगा? हाँ, इसका मतलब g/1 + h/r द होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि g/3 बहुत बड़ा चेंज होता है, इसलिए मैं शॉर्ट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकता, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया √3, देखो डिनोमिनेटर कंपेयर कर रहा हूं मैं, इक्वल्स टू 1 + h/r। तो ये जाएगा √3 - 1 * r इक्वल्स टू h। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 - 1 क्या 0.732 * r। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Two satellites A and B go around a planet in a circular orbit having radius 4r and r respectively. If the speed of satellite A is 3v, the speed of satellite B will be. आपको मिलता है बच्चों 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो होती है √g × m/r + h, ठीक है। यूजुअली r ही लिखते हैं अपन उसको, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस लेनी पड़ती है, ये चीज याद रखना। अब देखो उन्होंने क्या बोला, कहां से डिस्टेंस है 4r और r है, इसका मतलब क्या v1/v2 = 1/4r डिवाइडेड बाय 1/r, राइट। तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान से देखोगे तो ये जाएगा 1/2 = v0 1/v0 न्यू। ओल्ड कितनी 3 × 2, तो न्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आएगी मेरी 6। द करेक्ट आंसर विल बी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15.
The amount of heat energy radiated by the metal at temperature T is E. When the temperature increased to 3T, energy radiated will be. आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय. शुरू हो जाइए तेजी के साथ. अब देखते हैं इसका सोल्यूशन. बच्चों आपको पता होगा जो एनर्जी रेडिएटर्स होती है, स्टीफन्स लॉ, क्या टी टू द पावर 4 होता है. अगर टेम्परेचर को मैंने 3 गुना बढ़ा दिया, मतलब 3 टाइम्स कर दिया, तो न्यू एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3T, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएगा 81 टी टू द पावर 4, मतलब 81 गुना हो जाएगी एनर्जी रेडिएटेड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 60. A thermally insulated container is divided into 2 parts by a screen. If one part, the pressure and temperature are Pt for the ideal gas, in the second part it is vacuum. If now a small hole is created in the screen, then the temperature of the gas will be. खूबसूरत सवाल. आपको मिलता है 1 मिनट का समय. शुरू हो जाइए तेजी के साथ. अब ध्यान से देखना बच्चों, क्या है, हमें चैम्बर दे रखा है और उसमें बीच में क्या है, एक स्क्रीन लगा रखी है. यहां पे प्रेशर कितना है? 0 है. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गैस होगी ये क्या करेगी? अब मैंने थोड़ा सा होल बना दिया, एक छोटा सा होल ऐसे. अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर प्रेशर 0 है तो क्या कोई रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा? कोई रेजिस्टिंग, ये रोकेगी नहीं. मतलब ये जो पिस्टन है आराम से स्क्रीन मूव कर जाएगी. अगर ये स्क्रीन बेसिकली यहां पर आने में अगर ये मूव नहीं भी करती है और गैस मान लो एक्सपांड भी हो रही है, तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है, इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उस साइड में वैक्यूम है. अगर कुछ प्रेशर होता है डेफिनेटली वर्क डन होता. ठीक बात. अगर वर्क डन 0 है और डेल्टा क्यू कितना है, हीट का कोई चेंज नहीं है, पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, तो हीट ना लॉस हो रही, ना तो एंटर हो रही है, ना एग्जिट हो रही, तो हीट लॉस 0 हो गया. अगर हीट लॉस 0 है, वर्क डन 0 है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. ये 0, उसका मतलब ये 0. द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी 0. चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब भी 0 होता है जब टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट. द करेक्ट आंसर इज इट रिमेन्स सेम. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 17. A Carnot engine having an efficiency of 1 by 10 is being used as a refrigerator. If the work done on the refrigerator is 10 joule, the amount of heat absorbed from the reservoir at a low temperature is. Repeat question. आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय. शुरू हो जाइए तेजी के साथ.
तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है इफिशिएंसी और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का रिलेशन नहीं होता है, किसी बुक में अल्फा होता है किसी में बीटा होता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इफिशिएंसी कितनी 10% मतलब 1/10 इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब बीटा क्या होता है बच्चों? बीटा होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है? हीट बाहर रिजेक्ट हो रही है, और इनपुट क्या है? वर्क डन। बीटा 9 है, वर्क डन उन्होंने बोला है 10 जूल, तो हीट कितनी हुई? 90 जूल। द करेक्ट आंसर will be D option. Question number 18. A current carrying square loop is placed near an infinitely long current carrying wire as shown in the figure. The torque acting on the loop will be. आसान रिपीट प्रॉब्लम, लेकिन इस बार टॉर्क को पूछा है, आपको निकालना है आंसर। 45 सेकंड्स शुरू हो जाइए। आपको देखो आप सॉल्यूशन। हमें पता है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इन दोनों में होता है अट्रैक्शन तगड़ा वाला, और इन दोनों में होता है रिपल्शन बहुत कम। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो होगी। और यहां पे आपको पता है फोर्स वेरिएबल लगता है, मैं पहले ही बता चुका हूं बच्चों, वेरिएबल फोर्स लगता है इधर। लेकिन क्या बच्चों कुछ नेट फोर्स लगता है? हाँ, नेट फोर्स लगता है इधर की तरफ। नेट फोर्स क्या लगता है? अट्रैक्शन का, क्योंकि ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये रोटेट होगा का नहीं है। रोटेट नहीं होगा तो इसका मतलब नेट टॉर्क 0 है। अगर सिंगल वायर होता तो डेफिनेटली वो रोटेट करता बच्चों, फिर आपको टॉर्क निकालने को मिल जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स 0 है इधर डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट है। ठीक, नेट टॉर्क विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 19. The magnetic dipole moment of a current carrying loop is independent of. 30 सेकेंड्स का समय, आसान प्रॉब्लम शुरू हो जाइए तेजी के साथ। हमें पता है बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I into A, और N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन A. क्वेश्चन नंबर 20. A parachutist after bailing out fall 50 meter without friction, when the parachute opens it decelerates at 2 meter per second. He reaches the ground with speed 3 meter per second. At what height did he bail out? अब बच्चों देख, इसको सॉल्व करने के लिए आपको देता हूं 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। मान लीजिए ग्राउंड है और उसने यहां से यहां तक नॉर्मल 50 मीटर वो आ गया एकदम फ्री फॉल होता हुआ। ठीक, इस पॉइंट पे उसने पैराशूट को खोल लिया। जैसे इसने पैराशूट को खोला,
अब वो डिसेंड हुआ, इधर आया तो नीचे, और उसकी जो स्पीड है यहाँ पर वो कितनी 3 है। कितने बच्चों? 3 मीटर पर 2 मीटर पर नहीं, हाँ 3 मीटर पर सेकेंड। जो यहां से यहां तक डिसेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यहां से यहां तक तो फ्री फॉल हो रहा होगा बच्चों 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब देखो एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट पे स्पीड निकाल लेता हूं। स्पीड नीचे की तरफ होगी, फ्री फॉल हो रहा है क्योंकि, तो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2 gh या v इक्वल्स टू अंडर रूट 2 gh। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10 9.8 लो इंटू 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 1000। यहां पे स्पीड 1000 है, यहां पे स्पीड 3 है, ये हाइट मान लो h। अब फिर से लगाओ v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो मैं लगाऊंगा v स्क्वायर कितना 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन का है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन का बच्चों ऊपर की तरफ, इंटू g इंटू h, डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है नीचे की तरफ, तो टोटल ये नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हो? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे, पार्टिकल आ रहा है नीचे, एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर, दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन का है। और ये तो स्क्वायर है तो इसमें साइन की वो दिक्कत है ही नहीं कोई। तो ये जाएगा 1000 माइनस 9 4 h1। तो h1 की वैल्यू कितनी आ गई 991/4। अब वो टोटल हाइट पूछ रहे हैं, मतलब जो भी आपका आंसर आया बच्चों उसमें 50 ऐड कर देना, 50 प्लस दिस यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो द आंसर इज 293, A option. Question number 21. A man throws a packet from a tower directly aiming at his friend who is standing at a certain distance from the base, which is same as that of the height of the tower. If the packet is thrown with a speed of 4 meter per second and it hits the ground midway between the tower and the base and his friend, then the height of the tower will be. आसान प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन से आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय। शुरू हो जाइए। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। एक दोस्त दूसरा दोस्त को पत्थर मार रहा है, इसकी हाइट h है, इसका डिस्टेंस h है। उनने इसका मतलब ये दे रखा है कि एंगल 45 है, ठीक है। लेकिन उस गधे में फिजिक्स नहीं लगी। अभी फिजिक्स नहीं लगे तो क्या हुआ, ये पार्टिकल ऐसे गिर गया बीच में, धड़ाम। कितने डिस्टेंस पे गिर गया h/2 पे, हाफ डिस्टेंस दे रखा है हमको, ठीक बात। चलो सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। देखो इस तरह के प्रॉब्लम में s इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर लगाना होता है x और y डायरेक्शन में। खेल खत्म, आसान। ध्यान से देखो, अगर मैं x डायरेक्शन में लगाऊं तो s इक्वल टू कितना h/2 इक्वल टू ut। u कितना है ध्यान से देखो, ये u मान लो, ये हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, मतलब u/√2 x डायरेक्शन में वेलोसिटी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी। सिमिलरली x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -g। ठीक बात, ध्यान साइन का ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ध्यान से देखो, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लस h/2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है प्लस u/√2 इनटू टाइम प्लस हाफ gt स्क्वायर 0 हो गया। x डायरेक्शन में तो ये आ गई मेरी वैल्यू, ठीक। अब y डायरेक्शन लगाता हूं, जैसे ही मैं y डायरेक्शन लगाऊंगा ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट कितना है -h, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -u/√2
इंटू टी, एक्सेलरेशन है माइनस जी टी स्क्वायर। जहां आपने साइन सही देखे हमेशा आंसर सही आएगा, किसी का वो भी आपको गलत नहीं कर सकता। तो आपका आ जाएगा h बाय रूट टू इंटू यू। टाइम आ गया, टाइम यहां पुट कर दो, ये माइनस 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 कैंसिल कर दो, सब प्लस, तो हो जाएगा h इक्वल्स टू h बाय रूट टू यू टाइम है, h बाय रूट टू यू टाइम डाल देता हूं इंटू यू बाय रूट टू, यू से यू कैंसिल, ये हो गया रूट टू टू, h माइनस h बाय टू इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी 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 के लिए h बाय रूट टू यू, तो h स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, एक h से एक h कैंसिल, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर इक्वल्स टू gh, 2u स्क्वायर इक्वल्स टू gh, u इंटू u की वैल्यू कितनी है 4 बाय 10, 4 दूनी 4 चौक 16 दूनी 32, 3.2 मीटर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Two masses m1 m2 are connected by a massless flexible and inextricable string passed over a massless and frictionless pulley. The acceleration of the center of mass will be। आपको देता हूं दोस्तों 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन, देखिए m1 है, ये m2 है। आपको बचपन से एक चीज पता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल सकता हूं मैं। अगर मैं m2 को बड़ा मान लेता हूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सीधा ये आता है, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहे हैं, इसका मतलब ध्यान से देखना, वो पूछ रहे हैं m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो हो जाएगा, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, नीचे डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेता हूं, किसी को भी मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। ये हो जाएगा m2 इंटू a की वैल्यू कितनी हो जाएगी m2 माइनस m1 g अपॉन m1 प्लस m2, ये 2 आएगा है ना, प्लस इसको माइनस नेगेटिव मान लिया, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं है, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2, कॉमन निकाल लेना वो आसान हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो कॉमन निकालो, क्या निकल रहा है कॉमन, ऊपर से पूरा पूरा एज कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 माइनस m1 इंटू जी बाहर अपॉन m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर। तो आई क्या है, ये और एक ये है ना। चलो अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा m2 माइनस m1, तो मेरा आंसर आ गया m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर लिख दो यहां पे। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी का सही होना चाहिए, आसान है। क्वेश्चन नंबर 23, अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg at rest explodes into two pieces of mass 18 and 12. The velocity of 18 is 6. The kinetic energy of other mass will be, kinetic energy पूछ रहे हैं, ध्यान से। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ।
हमें पता है बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा तो ये जाएगा m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 9 आ गई इसकी स्पीड, पर वो पूछ रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 6, 8 is 48, द करेक्ट आंसर इज 486 जूल। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम पर और करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस। तब तक के लिए गुड बाय। फिजिक्स के फंडे।